सोचो, आप एक ऐसी जगह गाड़ी चला रहे हो जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर अगले ही पल आपको एहसास होता है कि आप एक ऐसी जगह फंस चुके हो जहां से निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, ये जो जगह है दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, पर जैसी रात होती है जंगलों से कुछ ऐसी भयानक डरावनी चीजें निकलती हैं जो दिखने में तो इंसान होती है, पर असल में वो एक मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी सी स्माइल होती है। उनको आपका नाम भी पता होता है, और जब वो आपका नाम लेके पुकारते हैं और आप जब उनको रिस्पॉन्स करते हो या फिर उनका कहना मानते हो, उनके लिए आप गेट या विंडो खोल दोगे ना, तब वो आपको एक ऐसा दर्दनाक मौत देगी जिसका कल्पना आप कभी नहीं कर सकते। वो आपकी आंखों के सामने आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। दोस्तों, आखिर ये शहर है कहाँ और लोग यहाँ फंसते कैसे हैं, और रात होने पर जो चीज निकलती है वो आखिर है क्या? आज की इस भयानक हॉरर वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, मैं लिख के दे सकता हूँ, इससे पहले आपने कभी भी इतनी भयानक स्टोरी कभी नहीं सुनी होगी जो कि आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी भयानक स्टोरीज में लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक श्रापित शहर से जो बिल्कुल अनजान है। कोई नहीं जानता कि ये शहर है कहाँ, वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करता। इस शहर में शाम के टाइम एक शेरिफ जिसका नाम बॉयड था, वो बैल बजाता हुआ पूरे शहर में चक्कर काटता है। जब तक लोग अपने घरों में ना चल जाए तब तक वो बैल बजा के सब लोग को घर भेज देता है। उसके पास एक डायनर दिखाई देता है। डायनर मतलब रेस्टोरेंट टाइप का होता है, उसे हम डायनर कहते हैं। और उस शहर में जितने भी लोग फंसे हुए थे वो लोग खाना पीना सब इस डायनर में करते थे। अब शाम हो चुकी थी, शेरिफ बैल बजा के सब लोग को घर जाने के लिए बोल रहा था, तो सारा भी जितने भी जो लोग बैठे हुए हैं उस रेस्टोरेंट उस डायनर में, सब लोग को बोलती है सब अपने अपने घर जाए। सब लोग चले जाते हैं घर अपने अपने, और सारा अंदर से गेट बंद करके लॉक लगा लेती है और ताबीज लगा देती है। दोस्तों, ये जो ताबीज है इसकी वजह से जो रात को भयानक भयानक चीज़ें निकलती है जंगलों में से, इस ताबीज की वजह से वो लोग अंदर एंटर नहीं कर पाते। अब जो गांव है, गांव देखने से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वीरान है और कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं। अब जो लोग रहते हैं वो लोग असल में यहाँ फंसे हुए होते हैं और कभी इस जगह से निकल नहीं पाए। अब दोस्तों, शाम हो चुकी थी, शेरिफ बेल बजाता हुआ घर की तरफ जा रहा था। अब वो देखता है कि एक मेगन नाम की छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र लगभग 10 साल की है, वो झूला झूल रही होती है और उसकी मॉम कह रही होती है, बेटा शाम हो चुकी है, अब अंदर चलो। मेगन मना कर देती है, नहीं मम्मी मैं अभी और खेलूंगी। तभी शेरिफ उसे कहता है, मेगन मम्मी की बात सुनो। दोस्तों, ये जो शेरिफ था इसने इस श्रापित गांव में कुछ नियम कानून बनाए हुए थे जिस वजह से लोग इसकी इज्जत भी करते थे और इससे डरते भी थे। तभी जो मेगन है वो शेरिफ की बात मान लेती है और घर के अंदर चल जाती है, क्योंकि रात भी हो चुकी थी लगभग। तभी जो कैनी है वो अपने पिता के साथ एक क्लिनिक में बैठा होता है और अपने पिता के साथ चेस खेल रहा होता है। अब जो कैनी के पिता है वो थोड़े मेंटली डिसेबल होते हैं, मतलब थोड़ा बच्चा बुद्धि टाइप के, और वो अपने बेटे के साथ चेस खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ एक नर्स आती है जिसका नाम क्रिस्टी होता है। वो भी उस शहर में फंस चुकी थी। दोस्तों, ये जितने भी सारे लोग हैं ना, एक हाईवे से क्रॉस करते हैं और रास्ते में उन्हें एक ऐसा पेड़ दिखाई देता है जिसे आप लोग देख लोगे ना, और जब आप पीछे जाओगे या आगे जाओगे, किसी भी दिशा में जब जाओगे, उस पेड़ को देखने के बाद आप उस श्रापित गांव में पहुंच जाते हो। और एक बार पहुंचने के बाद आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आप उस जगह से निकल ही नहीं सकते। कुछ इस तरीके से लोग यहाँ फंसे हुए थे। अब जो क्रिस्टी थी वो उस क्लिनिक में आती है और उसके पिता को बोलती कि चलिए अब आपके सोने का टाइम हो चुका है, चलिए अब आप आराम कर लीजिए। अब ये जो कैनी था ये क्रिस्टी को लाइक करता था, मतलब क्रश थी क्रिस्टी इसकी। अब ये जो क्रिस्टी है उसके पिता को सुला के कैनी के साथ बाहर आ जाती है। तभी कैनी उनको बताता है कि किस तरीके से उसके पापा मेंटली डिसेबल हुए थे, और तभी कैनी कहता है कि मम्मी को उम्मीद नहीं है कि ये ठीक भी होंगे। तभी क्रिस्टी कहती है कि हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन और हम लोग इस जगह से भी निकल जाएंगे। तभी कैनी ये बात सुनकर उसे थोड़ा अंदर से अच्छा लगता है। अब दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में रात होने को आई थी। तभी क्रिस्टी कहती है कि जाओ, तुम्हारा भी जाने का टाइम हो चुका है, रात बहुत हो चुकी है, तुम भी अब जाओ। तभी कैनी वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, इस श्रापित गांव में एक ऐसा रूल भी था कि अगर आप एक बार यहाँ पे आके फंस जाते हो, आपको यहाँ पे चॉइस दी जाती है कि आप कॉलोनी हाउस में और लोगों के साथ कॉलोनी हाउस में रहोगे
या फिर आप सेपरेट किसी जगह पे जहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे रहोगे। अगर मान लो किसी की चॉइस है कि वो कॉलोनी हाउस में रहे तो वहाँ लोगों के साथ रह सकता है, जहाँ पे उसका मन भी लग जाएगा। और जिसको अकेले रहने की आदत है, जिसके पास फैमिली है, वो सेपरेट वहाँ रह सकता है, वो उसके ऊपर मर्जी है। अब होता है कि कैनी अपने घर को जाता है, कैनी देखता है कि जो बॉयड है वो 400-500 मीटर कॉलोनी हाउस से थोड़ा दूर दूरबीन से कॉलोनी हाउस वालों को देख रहा होता है। बॉयड देख रहा होता है कि लोग अंदर गए कि नहीं। तभी कैनी वहाँ आता है बॉयड के पास। बॉयड कहता है, कैनी क्या सब लोग घर के अंदर चले गए? कैनी कहता है, हाँ लगभग सब लोग चली गए। तभी बॉयड कहता है, ठीक है अब तुम भी चल जाओ। जो बॉयड है वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। बेसिकली वो घर नहीं होता, एक स्टेशन टाइप का होता है जिसपे पोस्ट ऑफिस लिखा होता है, उसी को उसने स्टेशन बना रखा होता है। अब पोस्ट ऑफिस के बाहर उसने एक बोर्ड लगा रखा होता है, 96 नाइट हो गए जो अभी तक घटना नहीं घटी। अब आगे तो घटना घटने वाली थी दोस्तों। अब जो श्रापित गांव था वहाँ पे लोगों ने एक छोटा सा बार बना रखा था जहाँ पे लोग अक्सर आया करते और ड्रिंक वगैरह लेते थे। वहीं पे एक फ्रैंक नाम का बंदा था जो कि नशे की हालत में जमीन पे पड़ा हुआ था, और जो बार जो चला रहा था वो उसे जगाता है कि फ्रैंक अब शाम हो चुकी, तुम अपने घर को जाओ। बट फ्रैंक इतना नशे की हालत में होता है वो उठता नहीं है, वो वहीं पे ज़मीन पे सोया हुआ होता है। अब जो बार वाला था वो बहुत कोशिश करता है बट नहीं उठता फ्रैंक, तो इसलिए वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और ताबीज़ को गेट पे लगा देता है ताकि जो बाहर डरावनी चीज़ें घूम रही है वो अंदर ना आ सके। अब जो फ्रैंक था ये वही बंदा था जिसकी वाइफ और बेटी झूला झूल रही थी। शाम हो चुकी थी, लगभग रात हो ही गई थी। फ्रैंक की जो वाइफ है और जो बच्ची है वो अपने पति का वेट कर रही होती है कि कब आएगा फ्रैंक। अब उसकी जो बेटी होती है कि वो बोलती है कि पापा ने कहा था कि वो शाम होने से पहले आ जाएंगे, बट वो आए क्यों नहीं अभी तक। अभी जो उसकी मम्मी है वो कहती है कि बेटा पापा जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन शायद आज कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी इसलिए शायद वो आई नहीं होंगे। तुम एक काम करो, तुम घर में चलो। ऐसा कहकर वो दोनों अंदर चल जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं। अब मेगन अपने कमरे में होती है और उसकी जो मम्मी है वो सारे दरवाजे विंडो सब सील कर रही होती है, जरा सा भी जगह ना हो कि बाहर कोई देख पाए हमें। और जो मेगन है वो अपने रूम में प्रे कर रही होती है भगवान से। अभी उसे अपने विंडो पे एक नॉक सुनाई देता है। मेगन को थोड़ा डर लगता है बट वो उसे एक औरत की आवाज़ आ रही होती है, एक बूढ़ी औरत की। वो बूढ़ी औरत कहती है, मेगन मैं तुम्हारी दादी हूँ, मेरे पास आओ और ये दरवाज़ा खोलो। मेगन बेचारी छोटी सी बच्ची, उसे इतनी समझ कहाँ। वो बोलती है, आप मेरी दादी तो नहीं लग रही हो। और वो जो बूढ़ी औरत थी बाहर वो असल में मॉन्स्टर थी। वो उसे कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम एक बार दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। अब तभी उसकी मम्मी वहाँ पहुँच जाती है, मेगन की मम्मी। वो देखती है मेगन उस बाहर औरत के पास खड़ी है। तभी मेगन की मम्मी कहती है, मेगन मत खोलना खिड़की, वो तुम्हारी दादी नहीं है। मेगन बेचारी अनजान बच्ची, उसने खिड़की खोल दिया और फिर जिसका डर था वही हुआ। अगली सुबह जब फ्रैंक की आंख खुलती है उसे अपने घर की याद आती है। वो फटाफट से उठ के उस बार से निकल के अपने घर की तरफ जाने लगता है और रास्ते से जा ही रहा होता है। वो देखते हैं कि उसके घर के पास बहुत सारे लोग घर के बाहर खड़े। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। तभी वो अपने घर के पास जाता है। लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। वो लोगों से बोलता है, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी जो बॉयड था, उस जगह का जो शरीफ बॉयड था, वो गुस्से से उस घर से निकलकर, उसी के घर से निकलकर फ्रैंक की तरफ आता है और गुस्से में आके उसे 2-3 जड़ देता है और कहता है, तेरी वजह से ये सब हुआ। मैंने तुझे कहा था कि अपनी खिड़की को सील पैक कर लेना, अब देख, ये देख क्या हुआ है। तभी फ्रैंक रोने लगता है। उसे बॉयड पकड़ के उसके रूम में ले जाता है। वो उसे मेगन के रूम में ले जाता है और वहाँ जाके जब फ्रैंक देखता है वो अंदर से टूट चुका होता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ और उसकी जो बेटी है दोनों एक ही जगह पड़ी है ज़मीन पे, और उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो भी ज़मीन पे पड़े हुए हैं। उस रात जो भयानक घटना घटी, फ्रैंक अंदर से टूट चुका था। बॉयड इतना गुस्सा था कि वो अपनी पिस्तौल निकाल कर फ्रैंक को वहीं पे मारने वाला था, पर उसने मारा नहीं और कैनी को कहा, इस साले को अभी के अभी जेल में डाल। अब बॉयड कैनी को ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे फादरी आते हैं, उस जगह के फादरी मीन्स जो चर्च में जो फादर होता है ना, वो फादर भी ठीक उसी लोगों की तरह उस जगह पे अटके थे। वो तभी वहाँ फादरी आते हैं और बॉयड अपनी पिस्तौल अंदर रख के फादर से कहता है, दफन करते हैं फादर। अब इस कहानी ने एक भयानक मोड़ ले ली थी।
एक फैमिली अपने आरवी वैन में अपने घर को लौट रही थी, जिसमें जो आदमी था उसका नाम था जिम और जो औरत थी उसका नाम था तैबिता। और उनके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम था जूली और ईथन। ईथन उनका लड़के का नाम था, जो कि 10 साल का उम्र था बेचारे का, और जो जूली थी उसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल की थी। जूली है वो अपने भाई के साथ, ईथन के साथ कुछ खेल रही थी, और जो तैबिता और जो जिम है वो दोनों अपने रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, डिवोर्स के बारे में, कि उनका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। अब उन्हें क्या पता था कि आगे जाके वो एक ऐसी जगह पे फंसने वाले हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, अब जो वो फैमिली थी जो अपनी आरवी वैन में अपने घर को जा रही थी, अब उनके साथ वो घटना घटने वाली थी जो और लोगों के साथ घटी थी। उन्हें रास्ते में वही पेड़ दिखता है, वही मनुष्य पेड़, जिसे देखने के बाद आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ आप उस जगह पे फंस जाते हो। अब वो लोग देखते हैं कि रास्ते में, बीच रास्ते में बहुत बड़ा पेड़ ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तभी जिम अपनी आरवी वैन से उतरकर उस पेड़ को देखने के लिए जाता है, और धीरे धीरे एक एक करके उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो लोग भी उतरते हैं उस पेड़ को देखने के लिए। तभी ईथन भी वहाँ होता है और उस पेड़ को देखता है। वो उस पेड़ को हटाने की बात करता है, पर उसके पापा कहते हैं कि बेटा इतने बड़ी पेड़ हम हटा नहीं सकते हैं। तभी ईथन कहता है अपने पापा से, पापा मुझे इस पेड़ पर चढ़ाओ। तभी जिम ईथन को उस पेड़ पर चढ़ाता है, और थोड़ी ही देर में आप एक काला कौवा आता है। वो काला कौवा उन्हें देख के काँव काँव करता है, और उसे देखने के बाद एक से कई सारे कौवे वहाँ पे आ जाते हैं, और देखते देखते आसमान में बहुत सारे काले कौवे मंडराने लगते हैं, मानो वो अब इन सब का शिकार करने वाले हैं। अब ये लोग बहुत डर जाते हैं, इसलिए ये लोग जल्दी से अपने आरवी वैन में बैठ जाते हैं और बैक करके उस जगह से निकल जाते हैं। दोस्तों, उस श्रापित गाँव में बोर्ड के बाद सबसे ज़्यादा लोग उस लेडी की इज्जत करते थे जिसका नाम था डोना। बोर्ड के बाद सबसे ज़्यादा लोग डोना की इज्जत करते थे। अब बोर्ड कॉलोनी हाउस में आता है, तभी वहाँ डोना कुछ पेड़ पौधे लगा रही होती है। वो देखती है कि बॉयड उसके पास आ रहा होता है। तभी डोना रुक के बोलती है, बॉयड तुम यहाँ नहीं आ सकता, तुम्हें पता है ना। तभी बॉयड कहता है, मैं अपने यहाँ बेटे से मिलने आया हूँ, प्लीज़ मुझे मिलने दो। तभी डोना राजी हो जाती है और बॉयड कॉलोनी हाउस के अंदर जाता है अपने बेटे से मिलने। अब बॉयड कॉलोनी हाउस के अंदर पहुँचते ही वो देखता है कि जो एलिस उसका जो बेटा है वो अपनी गर्लफ्रेंड, यानी उस गर्लफ्रेंड का नाम था फातिमा, उसकी पेंटिंग बना रहा होता है। तभी बॉयड वहाँ आ जाता है और फातिमा बॉयड को देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि अच्छा हो तुम यहाँ पे आ गए, वैसे भी तुम यहाँ पे बहुत कम आते हो। ऐसा कहकर वो बाहर चल जाती है और बोलती है कि तुम दोनों बात कर लो, मैं जब तक बाहर से होके आ जाती हूँ। एलिस अपने बाप को देख के खुश नहीं होता है, क्योंकि उसे वही मंजर अभी भी याद हो रहा होता है, क्योंकि बॉयड ने अपनी बीवी को इसी जगह पे गोली मारी हुई थी। अब वो क्यों मारी थी वो हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। इस वजह से एलिस अपने बाप से नाराज़ था, इसलिए उससे वो चिड़ा रहता था। अब जो बॉयड है उसे कहता है कि बेटा तुम ठीक तो हो। एलिस कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी बॉयड कहता है कि आज एक हादसा हुआ है, वही जिसका डर था वही हुआ है। एलिस ये सब बात सुनकर कुछ नहीं कहता है, मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी उसका जो पिता है बॉयड, वो कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम उनकी फ्यूनरल में आओ, उनकी रेस्पेक्ट के लिए। तभी एलिस कहता है कि हाँ मैं वैसे बिज़ी हूँ, देखता हूँ आना होगा तो मैं आ जाऊँगा। थोड़े टेढ़े जवाब से बॉयड को बोलता है। दोस्तों, अब जितने भी कॉलोनी हाउस के लोग थे और जितने भी सोसाइटी के लोग थे, सब लोग उस फ्यूनरल में आए थे। तभी वो लोग देखते हैं कि जो वो फैमिली आरवी वैन थी जिसमें वो फैमिली थी, वो लोग उस गाँव में एंटर कर जाते हैं। अब ये सब देखकर सब लोग ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस गांव में जो एक बार आ जाता है उस गांव से कोई भी नहीं निकल नहीं पाता। अब ये चीज़ सब लोगों को पता होता है, वो लोग सभी उन्हें हैरानी से देखते हैं कि अब ये लोग भी इस जगह से निकल नहीं पाएंगे। अब ये सब देख के जिम अपनी गाड़ी रोकता है। वो देखता है कि फ्यूनरल हो रहा है। अब वो गाड़ी से उतर कर लोगों से पूछता है कि यहाँ से हाईवे कितनी दूर है। सबसे पूछता है, कोई उसे जवाब नहीं देता। तभी वहाँ बॉयड और कैनी खड़े होते हैं। तभी जिम बॉयड से बोलता है कि आपको पता है कि यहाँ पे हाईवे किस तरफ है। बॉयड उसे सच्चाई नहीं बताना चाहता था, इसलिए थोड़ा रुक के वो बोलता है कि हाँ आगे जाके लेफ़्ट लोगे तो हाईवे आपको दिखेगा। अब जिम उसकी बात पे विश्वास कर लेता है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। अब जिम और उसकी फैमिली अपनी आरवी में बैठकर उस जगह से जल्द निकलना चाहते थे, बट कहते हैं ना इस जगह पे आप आ सकते हो पर जा नहीं सकते। इनके साथ भी वही हुआ। ये लोग घूम फिर के वापस से उसी गांव में आ गए और ये लोग डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है।
हम अभी तो इस जगह से गए और घूम फिर के इस जगह पर कैसे आ गए। तभी ये लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं कि सारा सड़क से जा रही होते हैं। अब जिम सारा से बोलते हैं कि हेलो सुनिए, आप बता सकते हैं यहाँ से हम हाईवे किस तरफ जा सकते हैं। सारा उसे बिना जवाब दिए आगे चल जाती है। जिम और उसकी फैमिली को ये अजीब लगता है। उन लोग को लगता है कि हम लोग किस जगह पे हैं, यहाँ पे लगता है ये सारे गांव वाले ही पागल हैं। अब जिम अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ पे सारा का भाई उस आरवी वैन को देखता है और बोलता है ये लोग भी फंस गए हमारी तरह। तभी सारा कहती है यही तो बदकिस्मती है, आपको लगता है कि आप घर जा रहे हो पर ऐसा होता नहीं है। अब तैबीता बेचैनी में जिम से कहती कि शायद हमने कोई टर्न मिस कर दिया हो और हम घूम फिर के उसी गांव में आ रहे हैं। जिम को अपने आप पे विश्वास था, उसे यकीन था कि मैंने कोई टर्न मिस नहीं किया और इस बात पे वो तैबीता से बहस कर रहा होता है। इतने में उन्हें एक स्पीड में कार आती हुई दिखती है। तभी आरवी वैन और वो कार ड्राइवर दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जिम पूरी कोशिश करता है उस आरवी को कंट्रोल करने की, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाता और जंगलों में जाके उसकी आरवी वैन पलट जाती है। जो ईथन ओतन का जो छोटा लड़का आता है उसके पैर में एक लोहे की रोड आर पार हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तैबीता भी बेहोश हो जाती है, बट जूली को चोट आई थी पर वो होश में थी और जिम अपने सीट पे लॉक हो चुका था। वो उस जगह से निकल नहीं पा रहा था। तभी जो कार ड्राइवर था उसमें से एक लड़का निकलता है जिसका नाम था तोबी। तोबी अकेले ड्राइव नहीं कर रहा था, उसके साथ एक और फ्रेंड था जिसका नाम था जेड। अब तोबी गाड़ी से निकलता है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए आगे जाता है। आगे उसे कोई नहीं दिखता बट वो फिर भी आगे जा रहा होता है। और वहीं कैनी और बॉयड सड़क पर कीले बिछा देते हैं ताकि जो आरवी वैन है वो रुक जाए और उन्हें रुक के समझाए आगे जो उनके साथ होने वाला है। तभी उन्हें पीछे से तोबी की आवाज़ आती है। तोबी उनसे हेल्प मांग रहा होता है, वो बहुत बुरी हालत में होता है। तभी बॉयड बोलते हैं ये सब कैसे हुआ। तोबी कहता है कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है पीछे। तभी बॉयड कहता है कहाँ पे, पीछे। बॉयड बोलता है कैनी एक काम करो, तुम इसे क्लिनिक पे जाओ, मैं वहाँ देख के आता हूँ। अब कैनी उसे क्लिनिक पे ले जाता है। वहाँ क्रिस्टी होती है जो कि नर्स होती है। क्रिस्टी उसे बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी क्रिस्टी उसे बेड पे लेटा देती है। अब बॉयड ढूंढते ढूंढते उसे एक कार दिखाई देती है। अब कार का गेट खुलते ही उसे वहाँ जेड दिखाई देता है। अब जेड नशे की हालत में होता है, वो गाड़ी से बाहर निकलता है। बॉयड बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। जेड बोलता है नहीं मैं ठीक। और जेड उसे कुछ बदतमीजी से बॉयड से बात करता है। बॉयड को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तभी बॉयड जेड को उस कार के साथ लॉक कर देता है और आगे जाके देखता है वही आरवी वैन जिसे उसने गांव में देखा था, वही वहाँ पे गिरी उल्टी पड़ी है। बॉयड वहाँ भाग के जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे वही जिम पड़ा हुआ था और उसकी जो फैमिली थी वो भी नीचे पड़े हुए थे। बॉयड बोलता है घबराने की बात नहीं है, मैं आ चुका हूँ और मैं हेल्प बुला रहा हूँ, तुम डरो मत। अब कैनी टॉबी को क्लिनिक में छोड़कर फादरी के साथ हेल्प करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एलिस मिलता है, बॉयड का बेटा। वो उसे कहता है कि एलिस चलो तुम भी। एलिस बोलता है कहाँ। कैनी बोलता है कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ तुम्हारे पापा भी है। फादरी उसे समझाते हैं बेटा वो तुम्हारे पापा है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। फिर एलिस मान जाता है। फिर वो गाड़ी में बैठ के तभी वो लोग वहाँ हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। अब इतने में कैनी, फादरी और क्रिस्टी उस हादसे वाले जगह पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें जेड मिलता है। क्रिस्टी उतर के जेड को चेक करने लगती है कहीं उसे लगी तो नहीं। जेड बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी क्रिस्टी की नज़र उस आरवी पे पड़ती है। वो कैनी को बोलती है कैनी तुम इसे संभालो, मैं आरवी के पास जा रही हूँ। वो आरवी के पास जाती है और देखती है कि वहाँ बहुत बुरा हाल हो रखा होता है। अब क्रिस्टी किसी तरीके से उस आरवी के अंदर चली जाती है। वहाँ पे वो उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है और वो उन लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करती है। और इधर जो तोबी क्लिनिक में था वहाँ पे वो बेड पे पड़ा हुआ था, उसका इलाज चल रहा था। तभी वहाँ पे सारा आती है और तोबी को थोड़ा होश आता है और उसे अपने किए पे पछतावा होता है। वो बोलता है कि काश मैंने इतना ड्रिंक नहीं करा होता तो ये सब नहीं होता। तभी सारा उसे चुप कराती है। इतना कहते ही तोबी को वो किस कर देती है। तोबी थोड़ा शांत हो जाता है। तभी सारा कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं है। तोबी बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इतने में सारा खंजर निकाल के उसके गर्दन में घोंप देती है और तोबी वहीं पे तड़पने लगता है और तड़पते तड़पते वो अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों अब शाम हो चुकी थी। किसी तरीके से तैबीता, जिम
और जूली रेस्क्यू हो चुके थे, बट ईथन वहीं पे अभी भी आरवी के अंदर पड़ा था, क्योंकि उसके पैर के आर पार एक लोहे का रॉड घुस गया था, जिस वजह से वहाँ ईथन बेहोश पड़ा था और पूरा खून से लथपथ था। अब जूली और तेबिता रोने लगते हैं। वहीं पे जिम आता है और उन्हें संभालने की कोशिश करता है। तभी बॉयड भी वहाँ जाता है और जिम को समझाता है कि जिम, हमें अभी के अभी कॉलोनी हाउस निकलना होगा। जिम कहता है नहीं, मैं नहीं जा सकता। तेबिता भी कहती है नहीं, हम अपने बच्चे को छोड़ कर नहीं जा सकते। तभी बॉयड कहता है मेरी बात को समझो, यहाँ रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना। जंगल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जंगल बहुत डरावना है। जिम को कुछ समझ नहीं आता, बट बॉयड उसे किसी तरीके से समझाता है और एग्री कर लेता है। अब जिम एक शर्त पे मान जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे रुकूंगा, पर जूली और तेबिता कॉलोनी हाउस में जाएगी। तभी तेबिता मना करती है। वो बोलती है नहीं, मैं भी यहीं रुकूंगी। तभी जिम समझाता है देखो तेबिता, मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम जाओ कॉलोनी हाउस और सुबह होते ही मैं आ जाऊँगा और सुबह होते ही तुम लोग भी आ जाना। किसी तरीके से जिम उन्हें मना लेता है और तेबिता जूली वहाँ से चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी। बॉयड और कैनी ने जो लोहे का कील बिछाए थे सड़क पर उस आरवी वैन को रोकने के लिए, वहीं से कैनी और तेबिता, जूली और फादरी सब लोग कॉलोनी हाउस जा रहे थे, क्योंकि कुछ मिनट ही थे रात होने में, और जैसी रात होती वो क्रिएचर्स आ जाते और सबको मार देते। इसलिए वो लोग जल्दी में कॉलोनी हाउस जा रहे थे, बट वही हुआ जिसका डर था। कैनी और बॉयड ने जो कील बिछा रखे थे, उसी कीलों से वो गाड़ी पंचर हो जाती है और वो लोग वहीं रुक जाते हैं। फादरी, कैनी और एलिस तीनों गाड़ी से उतरते हैं और वो डर के मारे वो बोलते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने कील क्यों बिछा रखा है इस रोड पे। तभी फादरी कहते हैं हमारे पास अभी भी वक्त है, अगर हम लोग दौड़ के जाए अभी भी हम लोग कॉलोनी हाउस के अंदर पहुंच जाएंगे। तभी कैनी कहता है क्या वो लोग हमें घुसने देंगे? तभी एलिस कहता है उनका बाप भी घुसने देगा। तभी कैनी तेबिता और जूली को बोलता है सुनिए, हमें तेजी से दौड़ना पड़ेगा, अगर आपको कुछ दिखाई दे या सुनाई दे आप उनका जवाब मत देना, ना उनकी तरफ देखना, बस तेजी से दौड़ते हुए हमारे साथ कॉलोनी हाउस के अंदर चलो। बॉयड, क्रिस्टी और जिम तीनों आरवी के अंदर थे और ईथन की जान बचाने का ट्राई कर रहे थे, किसी तरीके से ईथन को बचा ले बस। तभी उस वैन को सुरक्षित करने के लिए बॉयड उस चमत्कारी पत्थर को उस आरवी वैन के अंदर लटका देता है और जितने भी विंडोज़ हैं उन पे कपड़ा लगा के ढक देता है। तभी जिम हैरानी से बॉयड को देखता है, बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? बॉयड बोलता है मैं इस वैन को सुरक्षित कर रहा हूँ। जिम कहता है हमें किस चीज़ से खतरा है, आखिर बाहर ऐसा क्या है? इतने में बाहर डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है। बॉयड को पता चल जाता है कि अब वो लोग आ चुके हैं। तभी बॉयड खिड़की से पर्दा हटा के देखता है। तभी बॉयड क्रिस्टी और जिम से कहता है वो आ चुके हैं। अगली पल जितने भी मॉन्स्टर्स थे उस आरवी वैन के आसपास आ चुके थे। दोस्तों आपको क्या लगता है अब आगे इनके साथ क्या होगा? क्या इनके साथ भी वही होगा जो फ्रैंक की फैमिली के साथ हुआ था? क्या ये सब बच पाएंगे? और जो कॉलोनी हाउस में तेबिता, जूली, कैनी, फादरी गए हैं, क्या वो भी बच पाएंगे? दोस्तों आगे की स्टोरी बताने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप कमेंट करना, मैं पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच पाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टेक केयर।